डियर व्यूअर्स, हमारे इस इंस्पायरिंग क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस पर। इससे पहले हम चाहेंगे आपसे कि हमारे इस चैनल को, इंस्पायरिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस के लिए हमेशा तैयार रहें। तो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को कुछ साधारण से सेंटेंस से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और उसी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने के नियमों को जानेंगे और कुछ ऐसी विशेष बातें, ऐसी सामान्य बातें जो एक्टिव से पैसिव में लागू होती हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते समय जानना जरूरी होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, ही लव्स हिज कंट्री। यह एक एक्टिव वॉइस का वाक्य है और इसको हमको पैसिव में बदलते समय क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। हिज कंट्री इज लव्ड बाय हिम। ये तो एक एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पे लिखा और इसके थ्रू अब हम लोग जानेंगे कि इस वाक्य का ये पैसिव कैसे हो गया। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ सामान्य बातों को हम लोग जानेंगे कि एक्टिव होता क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है, आखिर क्यों इस तरह के वाक्यों को ऐसे लिख देने से यह वाक्य पैसिव में हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि तमाम परिवर्तन यहाँ ही, यहाँ बाय हिम में चेंज हो गया है, यहाँ हिज कंट्री को हमने शुरू में रख लिया है और लव्स बदल गया है इज लव्ड में। तो इन तमाम परिवर्तनों को जानने के लिए हम एक्टिव पैसिव के उन रूल्स के बारे में जानेंगे जिन रूल्स के माध्यम से हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। हमारे जितने व्यूअर्स हैं शायद उन्हें असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानकारी होगी। असर्टिव सेंटेंस यानी वह सेंटेंस जो किसी नाउन या प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट से शुरू हो और फुल स्टॉप से एंड हो जाए। जैसे यह सेंटेंस हमने लिखा है, यह एक असर्टिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। कुछ चीज़ें जिसको जान लेना जरूरी है इससे पहले कि हम असर्टिव सेंटेंस के तमाम रूल्स को यहाँ डिस्कस करें, हमें जानना जरूरी है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया क्यों जाता है और किन एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदला जा सकता है। पहला चीज ये है कि हमें केवल उन्हीं वाक्यों का पैसिव में बदलना है जिन वाक्यों में वर्ब ट्रांजिटिव हो। ये पहला फैक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे जो वर्ब दिया गया है लव्स, वह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कुछ व्यूअर्स ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे हम पहचानेंगे। इन इंग्लिश एक सेंटेंस दिया गया है तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानना बहुत ही आसान है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर कोई वर्ब दिया गया है और उस वर्ब के बाद कोई पुनः एक नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो और उस वर्ब के तुरंत बाद जो नाउन प्रोनाउन दिया गया है उसके बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन न हो, कोई प्रीपोजिशन न हो, तो डेफिनेटली वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बहुत ही इजी, सबसे आसान तरीका है ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का किसी सेंटेंस में कि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर कोई वर्ब दिया गया है, एक्शन वर्ब दिया गया है और उसके बाद पुनः कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है और बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और अगर
किसी प्रीपोजिशन को बीच में हम रख देते हैं किसी मेन वर्ब के बाद, एक्शन वर्ब के बाद, जैसे ही गोस टू सिनेमा। तो इसमें सिनेमा के पहले एक प्रीपोजिशन हमारे पास आकर के यहाँ लग गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें आने वाला जो मेन वर्ब है वह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, वह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसलिए इसका पैसिव हमको नहीं बनाना है, यह पैसिव हमारा नहीं होगा। जबकि पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वर्ब्स का बनेगा जो वर्ब्स ट्रांजिटिव होंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि टेंस हमारे जितने भी हैं, सेंटेंस कोई भी हो, अगर उसमें वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसको हम पैसिव वॉइस में 100% चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट ये होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय हमें किन किन रूल्स को जानना चाहिए। तो उसके लिए हम क्रमशः असर्टिव सेंटेंस को उठाएंगे। और असर्टिव सेंटेंस के बारे में अभी जैसा कि मैंने बताया कि जिस सेंटेंस की शुरुआत किसी सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन से हो और अंत फुल स्टॉप से हो, ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव एंड निगेटिव, इन दोनों सेंटेंसेस को हमको पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ असर्टिव सेंटेंसेस के जो टेंस हैं हमारे प्रेजेंट टू फ्यूचर उनके बारे में जानना है। सबसे पहले हम इसके एक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद से इनके रूल्स को पढ़ करके हम इसके पैसिव के बारे में जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं हम अब स्ट्रक्चर के बारे में, असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। यहां हम लिखेंगे एक्टिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, निगेटिव, एस प्लस भी प्लस ओ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस भी प्लस ओ। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव और निगेटिव का है, एस प्लस भी प्लस ओ और एस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस भी प्लस ओ। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देना चाहूँगा कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव को बदलेंगे बहुत ही इजी वे में, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेस को नहीं चेंज करेंगे सिवाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। इस चीज को दिमाग में गांठ बांध लेना है कि हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेस को नहीं बदलेंगे सिवाय एक्सेप्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने उदाहरण में आप लोगों को दिखाया था, ही लव्स हिज कंट्री में हिज कंट्री पहले आ गया था और ही बाद में चला गया था। बाकी सारी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे अपने जगह पर थे। एक और उदाहरण लेकर के मैं इसको समझाऊं, फिर उसके बाद से हम स्ट्रक्चर वाइज इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि ही नोस मी, यह हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक हमारा सब्जेक्ट है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, बीच में वर्ब है। तो इस प्लेसेस में केवल प्लेसेस जो होगा वह
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज होगा। बीच में आने वाले कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनके स्थान में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उनमें जो इंटरनल चेंजिंग होती है उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लेस में चेंजिंग नहीं करना है। जैसे मी को हम शुरू में रखेंगे, आई हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द टेंस वी विल यूज इज एम आर। सो आई एम नो विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द conditions of active and passive voice known, and that the preposition with subject in objective case to him। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने मी को शुरू में रख दिया और ही को हमने प्रीपोजिशन के साथ लास्ट में रख दिया, बल्कि वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वर्ब के नीचे ही वर्ब है। तो इस चीज को दिमाग में हमेशा सेट करके रखना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वह यही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमको मैनेज करना है वो यही है कि हम केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज करेंगे, सिवाय बीच में आने वाले किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसके प्लेस अपने जगह पर रहेंगे। आगे अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, और असर्टिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर हमारे पास हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव के, और ये इन एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव में कैसे लिखना है उसके लिए हम एक यहाँ पर आपके सामने कुछ कॉलम्स के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे, और वो कॉलम्स जो एक लिस्ट में रहेगी आप समझेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, एक सूची है, जिसमें हमने सबसे पहले टेंस, उसके बाद एक्टिव वॉइस, उसके बाद पैसिव वॉइस दिया है। टेंस में हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को और फिर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस और ये नेवर के सेंटेंस हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, फिर नॉट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और उसके बाद से हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वह सब्जेक्ट है, नेवर है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यह एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। अब इसको जब हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो हमें इस स्ट्रक्चर का सहारा लेना होता है। तो यहाँ हमें समझना यह है कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे पहले दिया है सब्जेक्ट, यहाँ दिया है वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में हो जाता है पैसिव वॉइस में, लेकिन वह सब्जेक्ट फॉर्म में होता है। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर किसी सब्जेक्ट की जगह पर कोई प्रोनाउन दिया हो तो वह सब्जेक्ट, अगर कोई प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस में वह शुरू में न लिख करके लास्ट में लिखा जाता है, जैसा कि हमने लिख दिया यहाँ सब्जेक्ट। लेकिन वही अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमको लिखना है शुरू में, तो देखिए लिखा हमने कि ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट फॉर्म, अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और तब हम पैसिव वॉइस में इसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए, यानी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख करके उसके अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, इसीलिए जो यहाँ वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे चौथी हो, कोई भी फॉर्म में अगर यहाँ वर्ब है तो हमेशा तीसरी फॉर्म में ही यूज होगा। उसके बाद से इस सब्जेक्ट को हमको पैसिव में लास्ट में लिखना होता है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट इन
ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो वही मैंने बताया कि अगर यहाँ सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो यहाँ पर वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन वह लिखा जाएगा किसके साथ? तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ। अब एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन क्या होता है? तो अक्सर यह होता है कि हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है। अक्सर पैसिव वॉइस में ऐसा धारणा बन जाता है, कॉन्सेप्शन बन जाता है दिमाग में कि बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी के लिए मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि केवल बाई न लिख करके एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी जैसा सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच वैसा ही प्रीपोजिशन अगर नेसेसरी हो। यहाँ इफ नेसेसरी का मतलब यह है कि अगर हमें आवश्यकता होगी तो हम उस सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। पहले उदाहरण में हम लोग पहला स्ट्रक्चर उठाते हैं सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले सी लव्स हर पेरेंट्स, यह हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। यस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यह स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हमको पैसिव में रखना है, यानी पैसिव में सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी हमारा इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हर पेरेंट्स। यहाँ हमने लिख दिया हर पेरेंट्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को इज एंड आर में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो पेरेंट्स इज इन प्लूरल नंबर, सो इट शुड बी आर। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन है? हमारा वर्ब लव्स, हमने यहाँ थर्ड फॉर्म कर दिया लव्ड। और उसके बाद से हमने क्या बताया कि अगर कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वह लास्ट में जा करके प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए हर पेरेंट्स आर लव्ड बाई, सी को किस में चेंज कर देंगे? हर में। जैसा कि एक बार और देख सकते हैं सभी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई उसका ऑब्जेक्टिव मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर। शेष नाउन्स होने पर उनके प्रोनाउंस को नहीं लिखा जाता है। एक और उदाहरण हम लेते हैं समझने के लिए, जैसे दे डू देयर वर्क। अब इसको हम लोगों ने देखा कि दे सब्जेक्ट, डू वर्ब और देयर वर्क ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस हमारा इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? देयर वर्क। हमने सबसे पहले लिख लिया देयर वर्क। वर्क सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? ईच। क्रिया की तीसरी अवस्था, डू की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? डन। और उसके बाद से प्रीपोजिशन बाई, और बाद में दे का हम लोग ऑब्जेक्टिव केस देम यूज कर देंगे। तो इस प्रकार यह हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रूल्स हैं। तो एक्टिव वॉइस के कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे दिए गए हैं, तो इनके पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम चेंज कर देते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। पुनः एक उदाहरण लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का, जैसे सी डज नॉट हेल्प मी। अब हमारा स्ट्रक्चर ये वाला चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सबसे पहले सी है, इसको हमने लास्ट में लिख दिया बाई हर। मी को उठा करके शुरू में रखेंगे, आई हो गया। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके नीचे उन्हीं को रखना है। तो डज के नीचे आई के साथ क्या आ जाएगा? एम, यानी यह हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब। निगेटिव है तो निगेटिव के नीचे निगेटिव वर्ड, और हेल्प को तीसरी अवस्था बना करके लिख डालेंगे।
इस तरह से भी हम चाहें तो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक और उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि योर ब्रदर्स डू नॉट हर्ट मी। अब यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट ले लिया, यह हमारा नेगेटिव पार्ट है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसका हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर वही चीज़, मी को शुरू में रखेंगे, आई के अकॉर्डिंग एम, सहायक क्रिया के नीचे सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव के नीचे निगेटिव वर्ड, और मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब। हर्ट की तीसरी अवस्था भी हर्ट ही होती है। और उसके बाद हम योर ब्रदर्स, चूंकि एक नाउन की तरह से प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें बाई योर ब्रदर्स, कोई प्रोनाउंस नहीं यूज करना था। तो आई एम नॉट हर्ट बाई योर ब्रदर्स। अब बात है कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस आखिर प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, क्या मतलब इसका हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने बाई का प्रयोग देखा कि हम लोगों ने हमेशा बाई का प्रयोग किया, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। अतः जहाँ पे जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है उसी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करें। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मिल्क मैक्स कर्ड, मिल्क मैक्स कर्ड। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि दूध से दही बनता है, न कि हम दही बना रहे हैं, दूध जो है वो दही बना रहा है। इसलिए इसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो लिविंग बीइंग्स हो, जो ह्यूमन बीइंग्स हो। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस में एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस यूज करना होता है। जैसे सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को उठाया, कर्ड, कर्ड सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इज लग जाएगा, और मेक की तीसरी अवस्था हो जाएगी मेड। अब आता है कि बाई लगा, अक्सर बाई लगाने का प्रयोग जो होता है वह लिविंग बीइंग्स के साथ जनरली किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग है, इसीलिए मिल्क, और मिल्क को जब हम उठाएंगे तो मिल्क से बनता है दही, इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन प्रयोग होगा फ्रॉम। तो इस स्ट्रक्चर को लिखने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम पूरी तरह से ठीक से जानें कि शुरू में हम क्या लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं लेकिन सब्जेक्टिव केस में, और उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। यानी पैसिव वॉइस में जो वर्ब यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वह अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, जो सब्जेक्ट की तरह से पैसिव में प्रयोग होता है। और उसके बाद हम प्रीपोजिशन के साथ ही एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यानी उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए थे एक्टिव वॉइस के, इन स्ट्रक्चर की सहायता का लेकर के इन पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनका प्रयोग करके हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीखा।